हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। गुलाम का नियम हमने पढ़ लिया था और साथ में विद्युतशीलताओं को भी समझ बता दिया, जिसमें मैंने आपको परावर्तांक समझाया था। ठीक है। तो परावर्तांक की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावर्तांक या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन होती है और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। ये ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसको उसकी निरपेक्ष निरपेक्ष हम किसी पे डिपेंड नहीं करी। लेकिन अगर हम निर्वात से तुलना करते हैं तो उसकी विद्युतशीलता लेते हैं हम एप्सिलॉन आर, जिसको बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तांक। जिसके मैंने अलग अलग जो माध्यम वगैरह होते हैं उनके लिए इसका मान ही बताया था मैंने आपको। और इसके एक दूसरी डेफिनेशन और बताई थी मैंने आप लोगों को, परिभाषा, कि हमारे पास में क्या होता है, निर्वात में बल बटे दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावर्तांक। या फिर मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि जो माध्यम में निर्वात में जो लगने वाला बल है और माध्यम में लगने वाला जो बल है निर्वात की तुलना में कितना गुना घट जाता है, या कितना गुना कम हो जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निर्वात में लगने वाला कूलाम बल माध्यम में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की तुलना में जितना गुना होता है या जितना गुना कम हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावर्तांक। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में अगर निर्वात के निकाल रहे हैं तो माध्यम का एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा। अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो वो निर्वात का एप्सिलॉन आर गुना घट जाता है, या एप्सिलॉन टाइम 1/एप्सिलॉन टाइम हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं कूलॉम के नियम से संबंधित। कूलॉम का नियम क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। जबकि बच्चों आपने गुरुत्वाकर्षण बल देखा हो, गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। कूलॉम का बल है ना, व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है। यह हमेशा 1/r² पे डिपेंड करता है, 1/r² के समानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन। गुरुत्वाकर्षण भी व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है। और कूलॉम का नियम है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्यों है बच्चों, इसकी जो दिशा होती है ना, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय बल बोलते हैं। दूसरी बात, इसकी जो परास होती है ये कुछ किलोमीटर तक की होती है, और न्यूनतम से न्यूनतम जो दूरी होती है ना, होती है नाभिक की जो आकार, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर उससे अंदर लेके जाओगे तो फिर तो प्रबल नाभिक के बल लगने लग जाएगा ना। इसलिए जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम जो प्रयास है वो है 10⁻⁻15 मीटर, और बाकी तो कुछ किलोमीटर तक ये प्रवाही होता है। दूसरा, ये जो आपका कूलाम बल है, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम अर्थात गति के तृतीय नियम का पालन करता है। बिल्कुल बताया था ना मैंने आप लोगों को। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है ना। दो आवेश जो, जिन पे दोनों आवेश पे जो बल लग रहे हैं ना, F12 वेक्टर और F2 वेक्टर परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। दूसरा, कूलाम का जो बल है बच्चों, क्या है, माध्यम पे निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर आपका निर्वात में है तो अधिकतम लगेगा, और किसी माध्यम में है तो डिपेंड करता है कि माध्यम का पराविद्युतांक कितना है या उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है। जितनी उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी उतना ही गुणा में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माना कि दो आवेश है और उनके बीच निर्वात में बल कितना है, 60 न्यूटन। अब इस पूरे निकाय को आपने उठा के किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावर्तांक कितना है, 6 है। तो अब माध्यम में बल कितना हो जाएगा, केवल 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब बल घट गया, किस गुणक से, किस कारक से घट गया, 6 से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यम का परावर्तांक। ठीक है। जैसे आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ क्या है, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों। तो माध्यम में जब भी बल निकालना हो निर्वात में दिया हो, और अगर माध्यम की विद्युतशीलता तो इससे करेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताई थी कि निर्वात या वायु के लिए परावर्तांक कितना लेते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर 1 लेते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम जो बल होता है, अधिकतम बल होता है, किस में होता है, निर्वात में होता है। एफ मैक्सिमम बराबर एफ नोट, किसके लिए, निर्वात के लिए। दूसरी चीज़ मैंने आप लोग बताया था, सुचालक या धातुओं के लिए परावर्तांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। धातुओं के लिए परावर्तांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, के की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी
यहाँ पे देखो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये विद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण में जो आपका गुरुत्वीय सात नियतांक होता है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। जबकि यहाँ पे जो के का मान है ना, ये निर्वात के लिए, जबकि ये जी का मान हमेशा फिक्स होता है, नियत रहता है, और इसका मान बदलता है, इस के का मान। तो ये जो के का मान है केवल निर्वात के लिए है। अब अलग अलग जैसे आपके दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है और विद्युत बल निकालना है, तो जैसे आप निकालते हो तो इसका जो मान हो इतना आता है, 10⁻43 कोटि का आता है। इसका मतलब आपका जो विद्युत बल है, देखो नीचे की तरफ विद्युत बल है, तो जैसे आप 43 को नीचे की तरफ लेके जाओगे तो 10⁻43, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, वो विद्युत बल की तुलना में 10⁻43 गुना कम होता है, और जो विद्युत बल है ना 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसे अगर आप दो प्रोटॉन की बात करो तो ये अनुपात आपका है 10⁻−36। इसका मतलब जो विद्युत बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना ज़्यादा होगा, प्रबल होगा। ऐसे आप एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की बात करो तो ये होएगा 10⁻40 गुना ज़्यादा। ठीक है ना? ये बेसिक है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, बस आपको ये चीज़ याद रखना कि सबसे जो प्रबल बल होता है उसको नाभिकीय बल बोलते हैं। दूसरा जो होता है ना वो विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरे नंबर पे जो आता है दुर्बल बल, और चौथे नंबर पे जो आता है ना वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है बच्चों, वह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मैं इसको फोकस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, दोनों चार्जेस की जो प्रकृति है वो समान ली है। अर्थात दोनों जो आवेश है ना, या तो धनात्मक धनात्मक होनी चाहिए या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि एक Q1 है और यहाँ Q2 है। Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स कितना, बल कितना हो गया, F21 वेक्टर, पता है ना ये? 2 का मतलब दूसरे पे पहले की वजह से, तो ये F21 हो गया। F12 का मतलब क्या हो गया, पहले वाले आवेश पे दूसरे वाले की वजह से। ठीक है? चलो बल तो हमने देख लिए, दिशा भी हमने देख ली। अब बच्चों दिशा को दर्शाने के लिए हमेशा एक सदिश यूज में लेते हैं, काम में, जिसको बोलते हैं एकांक सदिश। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और उसका उपयोग हमेशा किसी भी सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एकांक सदिश काम में लेने वाला हूँ आर के। तो ये निकालते कैसे हैं, पहले तो आपको उस सदिश का पता होना चाहिए और उसका परिमाण पता होना चाहिए। तो आपके पास में कोई आर वेक्टर एक सदिश था, उसका एकांक सदिश निकालना है, उसका एकांक सदिश मैंने आर कैप ले लिया, उसको निकालेंगे कैसे, आर कैप बराबर होता है वो दिया गया सदिश बटे उसका परिमाण, ये एकांक सदिश हो गया। इसका मतलब मैं जहाँ भी इसको यूज़ लूँगा ना, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कोई भी आपका एक सदिश होगा ना, उसकी दिशा को ये बताएगा। तो जैसे कि मान लो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, F21 जो बल है, इसको ले लिया है मैंने R12 कैप की दिशा में, एक से दूसरे की तरफ, देखो दिशा हो रही ना, पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ। तो ये एक एकांक सदिश लिया है मैंने R12 कैप। दूसरा सदिश लिया देखो मैंने यहाँ पे R21 कैप, ये भी एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा किधर है, 2 से 1 की तरफ, मतलब इस दिशा में। और जिधर कौन सा बल लग रहा है, ये वाला बल। और R12 कैप की दिशा में कौन सा लग रहा है, F21 कैप, F21 वेक्टर बल लग रहा है। ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, F12 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पे लगाया गया बल। ठीक है? F21 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 के द्वारा, Q1 के द्वारा Q2 पर आवेश बल। ठीक है? और R12 कैप क्या हो गया, आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर एकांक सदिश, देखो इधर इस डायरेक्शन में, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, जिधर कौन सा बल लग रहा है, F21 वेक्टर। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये R21 कैप क्या हो जाएगा, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश। अब आपको अच्छी तरह से सदिश आने चाहिए, तभी आप बलों को समझ पाओगे। देखो F12 वेक्टर, परिमाण तो दोनों का सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस दिशा को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आप देखो F12 वेक्टर क्या था, ये Q1 था और ये Q2 था। तो ये रहा F12 वेक्टर। और एकांक सदिश कौन सा है, 21 कैप, देखो दूसरे से पहले की ओर। तो देखो यहाँ पे लगाया हुआ है ना, R21 कैप। इसी तरह से आपका है F21, F21 किधर था बच्चों, इस तरफ। एकांक सदिश किधर है, पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर, मतलब R12 कैप। ये देखो R12 कैप। इसलिए ध्यान रखना, जब भी यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो ये तो होता है परिमाण, ये देखो यहाँ सब परिमाण है, और पीछे हमेशा क्या लगाया जाता है, एकांक सदिश लगाया जाता है। अगर आप लोगों ने कोई सदिश पढ़ा होगा, जैसे मान लो मुझे ए वेक्टर दर्शाना है, तो इसको हमेशा लिखते कैसे हैं, ये तो इसका परिमाण हो गया, और यहाँ लगाऊंगे मैं उसका एकांक सदिश, जो इस सदिश की क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बल लिया है, यहाँ पे बल लिया है, ये बल किधर लग रहा है, इस दिशा में, ये बल किधर लग रहा है, इस दिशा में। ठीक है?
दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है बच्चों, दोनों जो एकांक सदिश थे वो परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में तो विपरीत है ना। और जब दिशा में विपरीत होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ए वेक्टर ले लिया और एक दूसरा सदिश है बी, मान लो ये परिमाण में बराबर है, लेकिन अगर दिशा में विपरीत है तो हमेशा माइनस साइन लग जाता है। अगर आप लोगों ने विपरीत सदिश पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो विपरीत सदिशों में ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में R12 कैप और R21 कैप परिमाण में तो बराबर है ना, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। इसलिए मैं क्या करूँगा, R12 कैप बराबर रखूँगा माइनस R21 कैप। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, या तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही हम पुट करते हैं तो आप कोई सी भी, जैसे मान लो 2 व 3 से, 2 व 3 क्या हो गया हमारे पास, इस समीकरण को ले लेते हैं, इस समीकरण में R12 कैप की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, माइनस R21 कैप पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला क्या आ रहा है, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया R21 कैप। अब 1 और 4 से देखो, दोनों का मान सेम सेम है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ऋणात्मक साइन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बल तो बराबर है, लेकिन ये क्या आ गए, विपरीत दिशा में। समझ में आ गया बच्चों, इसका मतलब दोनों बल सर परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। इसका मतलब जो कूलाम का नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि Q1 जितना Q2 पे बल लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे उतना ही बल लगाएगा। तो आज का टॉपिक यही है और यहाँ तक समाप्त करते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आपका सदिश निरूपण है, ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।